सो हमने कल ये बात समझी थी कि डेंसिटी हमारे पास क्या होती है। डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर रो एंड द डेंसिटी इज गिवन मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ये भी बात समझने की कोशिश की थी कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर यह हमारे पास क्या आ जाता है, इट इज द सम ऑफ ऑल द मासेस एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम। जहां पर ये सिंबल सिग्मा का सिंबल है जिसका मतलब एडिशन होता है। इसका मतलब हमारे पास m1 वी हैव m2 प्लस ऑफ m3 एंड सो ऑन प्लस ऑफ मेरे पास mn आ गया, और नीचे टोटल वॉल्यूम मेरे पास क्या आ गया, v1 प्लस ऑफ v2 प्लस ऑफ v3 एंड प्लस ऑफ मेरे पास vn आ गया। अगर हम देखें यहां पर हमारे पास दो केसेस हमने डिस्कस किए थे, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये दो केसेस हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे। पहला केस जिसके अंदर टीचर हमें डेंसिटी और वॉल्यूम देगा, मास नहीं देगा। देन द डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट लिक्विड इज ρ1, इट्स वॉल्यूम इज v1, सेकंड v2, ρ2, थर्ड ρ3, v3 एंड सो ऑन प्लस ऑफ मेरे पास आ जाएगा रो एन वी एन एंड डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड वॉल्यूम v1 प्लस v2 प्लस ऑफ v3 एंड प्लस ऑफ vn। ये तब है जब टीचर हमें मास नहीं देगा बट लिक्विड्स देगा, फ्लूइड्स देगा, उनके अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग डेंसिटीज हमें प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है, हमारे पास यहाँ पर कंडीशन आपके पास ये आ जाती है कि टीचर हमें यहाँ पर मास, जो आपके पास मास है वो मास हमको यहाँ पर गिवन होगा लेकिन हमें वॉल्यूम गिवन नहीं होगा। तो हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ m3 एंड प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ गया mn एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, इसको अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम। अब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, m1 अपॉन ρ1, दूसरे का वॉल्यूम m2 अपॉन ρ2, तीसरे का वॉल्यूम m3 अपॉन ρ3 एंड बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ mn डिवाइडेड बाय आपके पास ρn, and this is the density of the mixture and this is also the density of the mixture, right? कल तक हमने इस डिस्कशन को हमने यहाँ पर जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया था, इस पे 2-3 क्वेश्चंस भी किए थे और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर के क्या पॉसिबल क्वेश्चन टीचर आपको बना सकते हैं। आज हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। What is the relative density? Relative density is also represented by capital R dot capital D dot, ये भी हमारे पास relative density है। And this relative density, ये जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर relative density is the density of the object. This is the density of the object. Whatever is the object उसकी density क्या, and this is divided by the density of the water, and density of the water is maximum at, the density of the water is maximum at 4 degrees Celsius. 4 degrees. And what is the density of water at 4 degrees Celsius? 10 raised to power 3 kg per meter cube, और this is 1 gram per centimeter cube। ये हमारे पास आ गया relative density. The relative density is a unitless and dimensionless quantity. Unitless and dimensionless quantity. Unitless and dimensionless quantity. एक मजेदार ट्रिक आपको समझाता हूँ, एक मजेदार ट्रिक बच्चे मैं आपको समझाता हूँ, बड़ी मजेदार ट्रिक है, देखिएगा कैसे। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ द मर्करी, इट इज 13.6 into 10 raised to power 3 kg per meter cube, ये density of the mercury। And what is the density of the mercury
in the CGS system. In the CGS system, density of the mercury is 13.6 gram per centimeter cube. ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ मर्करी है CGS सिस्टम में. दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इन द CGS सिस्टम. अब आप एक और चीज देखिए, व्हाट इज द relative density of the mercury? What is the relative density of the mercury? हमारे पास यहाँ पर relative density of mercury, अगर हम इसके relative density निकालने जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? It is 13.6 into 10 raised to power 3. इसकी अपनी डेंसिटी डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 3 आपके पास डेंसिटी ऑफ द वाटर. और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है? 13.6. ना मुझे क्या चीज पता लगी? अब इसके साथ ना तो कोई यूनिट्स है ना कोई डायमेंशन, ये सिंपल एक नंबर आ गया. एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इन द CGS सिस्टम? बताओ कितने के बराबर है? दिस इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ना अब कोई बच्चा मुझे यहाँ पर बता सकता है कि इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या रिलेशनशिप हो सकता है? तो बिल्कुल एक सिंपल रिलेशनशिप हो सकता है. अगर मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, if the relative density of the mercury is given, और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो मेरे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मर्करी इन CGS सिस्टम आ जाएगी. ये हमारे पास है. और फिर अगर जो CGS सिस्टम के हमारे पास जो भी डेंसिटी आती है उसको 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ मर्करी इसमें आगे बच्चे SI सिस्टम ऑफ यूनिट. ये बहुत आसान ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है. अगर टीचर तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी देता है तो आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चले जाओ, और टीचर अगर तुम्हें CGS की डेंसिटी देता है तो आप रिलेटिव डेंसिटी बड़े आराम से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो. कोई आपको यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी. अब चलते हम आगे की तरफ. अब हम यहाँ पर अगर आगे समझने की कोशिश करें तो आज का हमारे पास टॉपिक है प्रेशर, या फिर इससे भी सिंपल चीज है जिसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या फिर इसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. ये प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम छोटी क्लासेस के अंदर भी समझ चुके हैं. प्रेशर देखिए, हमारे पास नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर प्रेशर का मतलब क्या होता है अगर हम बोलें तो सपोज कि हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक एरिया, इस एरिया के ऊपर हमारे पास कोई फोर्स आपके पास एक्ट कर रही है, इस एरिया के ऊपर हमारे पास कोई फोर्स F एक्ट कर रही है, और इस वजह से ये फोर्स क्या हो जाएगी? इस एरिया के ऊपर जाकर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इस एरिया पे, इस एरिया पे जाकर ये फोर्स हमारे पास क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. और इसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो पहली बात, ये फोर्स कौन सी लोगे आप? नंबर 1, ये हम नॉर्मल फोर्स लेंगे. हम ये फोर्स कौन सी लेंगे? नॉर्मल फोर्स लेंगे. अगर फोर्स का हमारे पास मान लिया जाए कि हमारे पास कंपोनेंट्स बन रहे हो तो फिर आप बच्चे यहाँ पर कौन से बच्चे फोर्स लोगे? वो फोर्स जो कि एरिया के आपके पास क्या हो? नॉर्मल फोर्स. मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? यानी ये फोर्स इस एरिया से आपके पास कितने एंगल पे होनी चाहिए? ये हमारे पास 90 डिग्री पे होनी चाहिए. ये हमारे पास 90 डिग्री पे होनी चाहिए. अगर आपको कोई टीचर ये बोल देता है सपोज द एरिया इज देयर लेकिन फोर्स मेरे पास एक एंगल पे लग रही है, देन व्हाट विल यू डू? हम यहाँ पर इस फोर्स के कौन से कंपोनेंट बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो इस फोर्स का हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Fx और जो वर्टिकल कंपोनेंट है Fy, इन दोनों में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि एरिया के परपेंडिकुलर है? तो आंसर Fx. And therefore the pressure is also given by Fn upon A, area A. और ये बच्चे बेसिकली हमारे पास क्या है? इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स ओवर एन एरिया. द डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बोलूं तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन. ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स नॉर्मल ओवर एन एरिया, ओवर एन एरिया, ओवर एन एरिया. एक एरिया पे जाकर फोर्स
किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। या फिर अगर छोटे बच्चों की तरह समझना है, सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब समझो पर यूनिट एरिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं कि कितने एक यूनिट एरिया पे इस फोर्स की कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, या ये एरिया अपने ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं, प्रेशर। समटाइम्स कई किताबों के अंदर दिस नॉर्मल फोर्स इज आल्सो नोन एज टू बी थ्रस्ट। इसको कई किताबों के अंदर बच्चे हम क्या बोल देते हैं, बच्चे थ्रस्ट बोल देते हैं। हम बच्चे इसको क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट बोल देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास प्रेशर का ओरिजिन फोर्स से निकल कर आ रहा है, कहीं ये वेक्टर तो नहीं, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, दिस इज नॉट अ वेक्टर। पहली चीज हमारे पास ये है कि ये प्रेशर हमारे पास एक वेक्टर ना होके कौन सी क्वांटिटी आपके पास, बताओ, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट्स आपके पास क्या आ जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हमारे पास पास्कल है, और बाकी की यूनिट्स हम बाद में देख लेंगे, बाकी की यूनिट्स हम बाद में देख लेंगे। अभी के लिए हमारे पास इंट्रोडक्शन है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, और ये स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशंस, कोई बच्चा बता सकता है हमारे पास इसके डायमेंशंस किसके बराबर है, तो आपके पास यहाँ पर ml-1 T-2, ये हमारे पास इस प्रेशर की क्या आ जाती है, डायमेंशन आ जाती है। अब अगर हम यहां पर इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे पास जो प्रेशर आता है वो प्रेशर एक ऐसी फोर्स की वजह से आता है जो कि सरफेस के नॉर्मल लग रही हो, पैरेलल फोर्सेस की वजह से आपके पास किसी किस्म का कोई प्रेशर डेवलप नहीं होता है। लेकिन पॉइंट ये है, ये तो मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है। सपोज कि समबडी सेज क्या हमारे पास सर इस तरीके से एक हेमिस्फेरिकल टाइप की बॉडी है, ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल टाइप की बॉडी है। या फिर एक बच्चा हमें कहता है कि सर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, और इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दी प्रेशर, तो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेशर, मैं यहां पर प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आज मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट +2 तक आपके काम आएगा। इसको बच्चे हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, दिस इज नोन एज टू बी द प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट, this is known as to be the projected area concept. For example, moon की shape क्या है, जरा कोई बच्चा मुझे बताए। Somebody says what is the shape of the moon, what is the shape of the moon, okay, what is the shape of the sun, okay, what is the shape of the earth। आपको अगर मैं यहां पर बताऊं तो इसकी शेप क्या है बच्चे, हमारे पास बता सकता है कोई बच्चा मुझे, शेप ऑफ द मून, शेप ऑफ द स्फेरिकल। लेकिन जब आप मून को देखते हो तो क्या वो मून आपको स्फेरिकल नजर आता है कि सर्कल नजर आता है, सर्कल। सर्कल। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया। यानी कि प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब है कि आपको नजर क्या आए, आपको यहाँ पर नजर क्या आया, इंपॉर्टेंट ये है क्या आपने जब उसको देखा इट वॉज प्रोजेक्टेड लाइक अ सर्कल, पर ये आपको पता कैसे लगेगा, इसके लिए बहुत टेक्निक की जरूरत होती है। सबसे पहले बच्चे हम इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, जिस तरफ से हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर इस हेमिस्फेरिकल बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स के परपेंडिकुलर अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मैक्सिमम एरिया के लिए इस बॉडी को, इस फिगर को कट करते हो तो आपको जो शेप मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। और हमारे पास याद रखना कि जो प्रेशर हमारे पास होता है इट इज आल्सो द फोर्स अपॉन एरिया प्रोजेक्टेड, एरिया प्रोजेक्टेड। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, बट आएगा जरूर समझ में, अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक लेमनॉइड है या आपके पास एक लेमन है बच्चे, उस लेमन की शेप भी क्या होती है, जरा मुझे बताओ, उस लेमन की शेप भी क्या होती है, स्फेरिकल होती है।
लेकिन उस लेमन को अगर मैं दूर से देखता हूं तो मुझे सर्कल नजर आता है। बताओ मुझे, जब मैं उसका सर्कल देखता हूं तो उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? शाबाश, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? उसका मैक्सिमम एरिया। क्योंकि अगर मेरे पास वो लेमन है आपके पास ऐसे, और आप इसको साइड से देख रहे हो, तो सर्कल तो आपके पास उस लेमन में ये भी हो सकता है, यस और नो। आपके पास उसमें सर्कल ये भी हो सकता है, यस और नो। उसमें सर्कल आपके पास ये भी हो सकता है, सर्कल आपको ये भी हो सकता है। बहुत सारे सर्कल्स आपको नजर आ सकते हैं साइड से देखने में। बट आपको जो सर्कल नजर आता है वो मैक्सिमम एरिया का नजर आता है कि मिनिमम एरिया का नजर आता है? जरा सोच के बताओ, मैक्सिमम का कि मिनिमम का? बताओ, शाबाश बताओ। मैक्सिमम का नजर आता है कि मिनिमम का नजर आता है? मैक्सिमम का। हमारे पास यहाँ पर दो तरह के मेथड है, जिसमें से एक मेथड है बच्चे जिसको हम बोल देते हैं काट डालो मेथड। जिसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं? काट डालो मेथड। ये काट डालो मेथड बच्चे हमारे पास क्या है? सिंपल सी बात है, जो भी आपको गिवन 3D फिगर है इसको मैक्सिमम एरिया के लिए काट दो। जैसे अगर लेमन को आप मैक्सिमम एरिया के लिए काटोगे तो आपको दो हिस्से मिलते हैं, यस और नो। दो हिस्से मिलते हैं आपको, यस और नो, हाँ या ना? ये दो हिस्से मिलते हैं। तो आप जब इसको मैक्सिमम एरिया के लिए काटते हो तो अगर आप इसको साइड से देखते हो तो क्या नजर आता है? शाबाश बताओ, क्या नजर आता है आपको? एक सर्कल नजर आ रहा है। और जो सर्कल आपको नजर आ रहा है वही आपका प्रोजेक्टेड एरिया मैक्सिमम। अब बच्चा बोलता है कि सर इसका दूसरा मेथड, इसका दूसरा मेथड हमारे पास क्या है जिसको हम बोल देते हैं बाहुबली मेथड। क्या बोलते हैं हम दूसरे मेथड को? शाबाश बताओ, शाबाश बताओ, बाहुबली मेथड। बाहुबली मेथड। अब दूसरा मेथड बाहुबली मेथड क्या है समझना। बाहुबली मेथड के अंदर अब आप इस लेमन को पकड़कर दोनों तरफ से स्क्वीज कर दो, पकड़कर स्क्वीज कर दो, दबा दो। जैसे आप इसको दबा दोगे तो बताओ मेरे को क्या शेप मिलेगी? जैसे आप इसको दबा दोगे तो आपको इससे लेमन का पापड़ मिलेगा। और जब पापड़ होगा वो क्या बन चुका होगा? सर्कल बन चुका होगा, यस और नो। मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हो? जब आप इस स्फेरिकल बॉडी को दबाना शुरू करोगे तो ये 3D फिगर किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? 2D के अंदर। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो जो फाइनल शेप मिलेगी वो आपके पास एक सर्कल होगी और वही आपका प्रोजेक्टेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आप में से मैं यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। ये मास्क आप देख पा रहे हो बच्चे? ये मास्क आप देख पा रहे हो? ये मास्क हमारे पास 1D है, 2D है कि 3D है? 3D है, तभी तो मैं इसको अपने चेहरे पे लगा पा रहा हूँ, हाँ या ना? ये 3D है। अब इस पे बाहुबली मेथड बताओ कैसे लगेगा? ये 3D फिगर है, ये देखो इसमें इसमें कोई भी बंदा जड़ी है ना वो मूंगफली रख के भी लेके जा सकता है, चिप्स चुप्स सारे स्कूल के अंदर बैठी जाओ खाई जाओ, टीचर ने थोड़ा ना देखना है, तो ये मुंह इस तरह लाया था। तो हमारे पास यहाँ पर कोई बच्चा इसमें सामान लेके जा सकता है, पानी नहीं लेके जाना, चाय नहीं लेके जानी, लिक्विड नहीं होल्ड कर सकता। तो अगर आप इसके अंदर अपने खाने पीने का सामान रख सकते हो तो ये 3D है। अब देखो बाहुबली मेथड क्या बोलता है, इसको पकड़ के स्क्वीज कर दिया, अब मेरे को क्या मिला बच्चे? ये ऐसी एक शेप मिली, हाँ या ना? तो ये जो शेप है ये इसका क्या बन गया? प्रोजेक्टेड एरिया। अब देखो इसको 3D को ओपन कर दिया, अगर मैं तेरे को साइड से दिखाऊं तो तुम्हें प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे नजर आता है, जो मैक्सिमम एरिया। अब देखो हमारे पास अगर मान लिया जाए कि ऊपर वाली जो बॉडी है इसके ऊपर मैं बाहुबली मेथड लगाऊं तो बताओ प्रोजेक्टेड एरिया आपके पास क्या आ जाएगा? शाबाश बता दो। इसका अगर रेडियस आर है तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम एरिया आपको नजर आएगा वो पाई आर स्क्वायर है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं यहां से फोर्स लगाता हूं, काके ध्यान से देखना, मैं यहां से फोर्स लगाता हूं, इसकी लेंथ मेरे पास एल के बराबर है और रेडियस मेरे पास किसके बराबर है? आपके पास आर के बराबर। लेंथ मेरे पास एल के बराबर है और रेडियस आपके पास किसके बराबर है? आर के बराबर। अब मैं इसको ऊपर से नीचे स्क्वीज करता हूं तो काके ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे एक सिलेंड्रिकल बॉक्स रखा हुआ, ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसको स्क्वीज करता हूं, देखो इसके ऊपर मैंने जैसे इसको स्क्वीज किया, अगर मैं इसको यहां से स्क्वीज करता हूं तो ये पूरा का पूरा आपके पास फिगर इस लाइन के ऊपर आना क्या कर देगा बच्चे? स्क्वीज होना शुरू करेगा। कोई बच्चा बता सकता है कि मुझे फाइनल स्ट्रक्चर क्या मिलेगा?
कोई बच्चा बता सकता है कि फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या कोई बच्चा बता सकता है फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगर आप रेक्टेंगल्स, एग्जैक्टली रेक्टेंगल बनेगा। और जिस बच्चे ने रेक्टेंगल बोल दिया, आपका +2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आज एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहीं से मैं आपको +2 की भी थोड़ी थोड़ी डोज देनी शुरू कर देता हूँ कि बिल्कुल वो हो जाएगा, बिल्कुल। और ये प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि आप इसको स्क्वीज कर रहे हो बच्चे, ये स्क्वीज करके देख रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पर अब इसका प्रोजेक्टेड एरिया किसके बराबर आ जाएगा? जब आप लेंथ L हो जाएगी और बच्चे आपके पास ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? 2R, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया किसके बराबर आ जाएगा? L मल्टीप्लाइड बाई 2R। L मल्टीप्लाइड बाई 2R प्रोजेक्टेड एरिया। क्योंकि मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास कहीं पर कोई एक सिलेंडर है, फोकस करना, अगर मेरे पास यहाँ पर कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर आपको नजर आ रहा है, दूर से देखो सब बच्चे, क्या आपको ये सिलेंडर नजर आ रहा है कि अब एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है? दूर से देखो, बताओ शाबाश। ये बच्चा आपके पास इसका जो डायमीटर है वो आपके पास इसकी ब्रेड्थ बन गई और ये इसकी लेंथ बन गई। बताओ ये किस किस बच्चे को दूर से सिलेंडर नजर आ रहा है या फिर अभी रेक्टेंगल नजर आ रहा है? शाबाश, रेक्टेंगल है। मेरी बात समझ गई। लेकिन यहां पर अब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? फोकस करो। अगर मान लिया जाए यही मैं तुम्हें एक सिलेंडर दे दूं, यही मैं आपको यहां पर सिलेंडर दे दूं, फोकस करना, और अब मैं यहां से बच्चे इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दूं और इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दूं, अब बताओ कि मेरे पास प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? अब आपको सर्कल, एग्जैक्टली सर्कल। यहां पर अब प्रोजेक्टेड एरिया, अब पॉइंट यही है ना कि टीचर ने आपको क्वेश्चन बोलना है जी, मेरे पास यहां पर एक सिलेंडर रख दिया इस तरीके से, अगर आप यहां पर फोर्स लगा देते हो तो अब टीचर बोलता है जी भैया बताओ अगर रेडियस R है तो प्रेशर कितना है? तो आप बोलोगे जी प्रेशर है आपके पास यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया तो F/πr²। लेकिन यही अगर मेरे पास इस तरीके से रख दिया जाए, देखते चलना देखते चलना, और टीचर मुझे यहाँ पर अब ये बोल देता है भाई क्या आपके पास, अब मैं फोर्स यहाँ पे लगा देता हूं तो अब बताओ प्रेशर कितने के बराबर है? अब बताना है कि आपको प्रेशर कितने के बराबर है, और इसका R है और लेंथ हमारे पास L है। शाबाश, अब बताओ यहाँ पर आपके पास प्रेशर क्या है? F/ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2R इंटू। ये पॉइंट जिस बच्चे ने भी समझ लिया उस बच्चे ने इसका मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीजें करनी शुरू कर दी और बाकी बच्चों से आगे भी निकल गए, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं, लेकिन बाकी बच्चे प्रेशर के अंदर सिंपल फोर्स अपॉन एरिया बोल के निकलेंगे, पर वो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको काफी पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। मुझे एक बात बताओ, हीरा कहाँ पर मिलता है? जमीन के ऊपर कि जमीन के बहुत नीचे? बताओ शाबाश। सर जमीन के बहुत नीचे तक। और वहां पर प्रेशर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो भाई ऐसे ही असली कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए या ढूंढने के लिए आपको प्रेशर भी ज्यादा, सिंपल प्रेशर भी आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा और टेम्परेचर भी ज्यादा झेलना पड़ेगा। तो पॉइंट ये। और बच्चा हमारे पास अगर मिट्टी लेनी है तो जमीन पे बहुत सारी मिट्टी है, तो मिट्टी निकाल कर ले आओ बच्चे, वो तो नॉर्मल है। लोग बोलेंगे मिट्टी है, देखो इसमें शीशे का टुकड़ा मिला, ये हीरे की तरह चमक रहा है, पर हीरा नहीं है ना बच्चे। पॉइंट ये, सोना हीरा जितनी भी कीमती चीजें जमीन के अंदर है वो बताती हैं कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे तक लेके जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ दो क्वेश्चन। मेरे पास अब ये आगे बर्थडे कैप कौन आ गया? ये क्या चीज है बच्चा हमारे पास? बताओ ये कौन है? कौन? ये कौन है? बताओ ये कौन है भाई? सर बर्थडे कैप। बर्थडे कैप, ये चालाक लड़का है। अब एक बात बताओ, देखो इस बर्थडे कैप से अब मैं तुम्हारा दिमाग चेक करता हूं। अब मैं फोर्स लगाता हूं यहाँ पर, जिस बच्चे ने ये कर दिया, ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल, एग्जैक्टली ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। तो अब इस पे अगर प्रेशर निकालना तो F हाफ इंटू बेस, बेस आ जाएगा 2R का और हाइट आ जाएगी हमारे पास H की। ठीक है, बन गया।
और 2 से 2 कैंसल, आंसर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है काके कि अब मैंने इस बर्थडे कैप को बोल दिया कि तू भाई यहाँ पर आ जा, और अब मैंने यहां से फोर्स लगानी शुरू कर दी। अब बता बच्चे, यहाँ पर अब कोई बच्चा बता सकता है प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा? अब बड़ा दिमाग लगाना है। सर्कल ही होगा सर, सर नॉर्मल। सर्कल ही होगा नॉर्मल। सर्कल होगा, बिल्कुल सर्कल हो जाएगा। तो एफ अपॉन नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये चीजें प्रोजेक्टेड एरिया की, और प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ के बाद सरफेस टेंशन में आएगा। बच्चे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक मुश्किल है। टॉपिक मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपको उसके रेलेवेंट अगर पढ़ाया जाएगा तो टॉपिक भी आसान होगा और आपके पास क्वेश्चंस भी निकलेंगे। कि बच्चा बोलता है कि सर आईआईटी एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं और जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स या बाकी बुक्स में लिखा है उनमें कोई रेलेवेंस नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्टेड एरिया क्या है। देखना, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक एरिया आ गया, फोकस करना, और मेरे पास यहां पर इस तरीके से ये एरिया वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये हमारे पास टेढ़ है आपके पास, और हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके पास यहां की तरफ को लग रही है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है। अब टीचर बोलता है इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का इस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर आएगा, और यहां पर एरिया दे दिया ए। अब जो नॉर्मल बच्चा है वो सिंपल एफ अपॉन ए लिख के बोलेगा मैंने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। लेकिन जो बच्चा समझने वाला है वो बच्चा बोलेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स और एरिया ये तो आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये फोर्स अब इस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये एरिया टेढ़ा है और फोर्स बच्चे ऐसे। अब इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 है ही नहीं, है ना, ये आपके पास 90 है, ये 90 नहीं है। तो इस वजह से यहां पर अगर मैं इस एरिया का यहां पर प्रोजेक्टेड एरिया देखूं तो किसके बराबर है? अब कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, शाबाश बता दो, ए कॉस थीटा। तो इस वजह से ये प्रोजेक्टेड एरिया हमारे काम आता है। जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा उससे अब हमारे पास यहाँ पर फोर्स आ जाएगी, तो ये आपके पास फोर्स अपॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो अभी हम प्रेशर से रिलेटेड क्या चीज समझे, जरा कोई बच्चा बता सकता है? दो चीजें समझे। पहली बात, क्या हर फोर्स से प्रेशर निकलती है? क्या हर फोर्स से प्रेशर निकलता है? क्या हर फोर्स से प्रेशर निकलता है? आंसर है नहीं। कौन सी फोर्स से प्रेशर निकलता है? जो एरिया के नॉर्मल, जो एरिया के नॉर्मल, जो एरिया के परपेंडिकुलर, जो थ्रस्ट हो उसकी वजह से। लेकिन अगर हमारे पास इस फोर्स के हमारे पास कंपोनेंट्स बन जाएंगे तो कौन से कंपोनेंट की वजह से काके आप जो है प्रेशर को कंसीडर करोगे, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल है। दूसरी चीज, क्या हर एरिया के ऊपर प्रेशर निकलेगा? आंसर है नहीं। वो एरिया प्रोजेक्टेड एरिया जो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टीचर तुम्हें बहुत बहुत अच्छे से खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। ये बोलो, शाबाश। सर दोबारा रिपीट करना सर, नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास दो चीजें, एक तो या तो टीचर अगर आपको फोर्स और एरिया देता है और आपको लग रहा है ये फोर्स इस एरिया के नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, सपोज कि मेरे पास ये आपके पास एरिया ऐसे आ गया और यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर फोर्स आपके पास ऐसे जा रही है, अब ये फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, तो या तो आप प्रोजेक्टेड एरिया निकालिए इसका, आप इसका प्रोजेक्टेड एरिया निकालिए, वो प्रोजेक्टेड एरिया निकालिए जिसके ऊपर ये फोर्स क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। अब ये एंगल थीटा है, ये एरिया ए है, तो अब ये प्रोजेक्टेड एरिया ए कॉस थीटा और फोर्स आपस में क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर, तो हमारे पास प्रेशर हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इस फोर्स के क्या बना दीजिए, दो कंपोनेंट बना दीजिए, और हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास फोर्स का कौन सा कंपोनेंट इस एरिया के क्या बच्चे, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास वो दो तरीके हैं जिन दो तरीकों से हम किसी भी एरिया के ऊपर क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर। ये पॉइंट क्लियर है? या तो फोर्स का कंपोनेंट या प्रोजेक्टेड एरिया। और इंपॉर्टेंट है,
आज के बाद आपको प्रोजेक्टेड एरिया देखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, लेकिन इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या नजर आ रहा है? दिखाओ बताओ। ये आपके पास क्यूबॉइड है, क्या स्क्वायर 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 या रेक्टेंगल, दो चीजें बच्चे। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया एक्चुअल के अंदर आप खुद देखिए कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आप उसका वॉल्यूम देखते हो कि प्रोजेक्टेड एरिया देखते हो? तो आंसर है प्रोजेक्टेड। इस वजह से, और जो सूरज से आपको रोशनी मिलती है वो रोशनी भी बच्चे आपके एक प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर आती है, प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर आती है। पूरे अर्थ के ऊपर थोड़ी ना आती है, वो प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर आती है, क्योंकि वो 3D, वो सारी सनरेज एक मैक्सिमम एरिया को कवर करने की, सर्कल पे आने की कोशिश करती है। ये बातें मैं आपको बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर इनका आपको बहुत बहुत फायदा होना है। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आगे की तरफ को चलते हैं, और हम यहाँ पर आगे अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर, इस प्रेशर से रिलेटेड हमारे पास डे टू डे लाइफ के अंदर क्या आपके पास यूजेस आपके पास हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले डे टू डे लाइफ के अंदर इसके यूजेस को देखते हैं। सो डे टू डे life examples of the pressure, life examples of the pressure, लाइफ एग्जाम्पल ऑफ द प्रेशर। चलिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। सबसे पहली चीज है बच्चे हमारे पास, और वो जो है बच्चे हमारे पास कैमल, कैमल यानी ऊंट, कैन वॉक, ये बच्चा आपके पास चलता है, वॉक आपके पास कंफर्टेबली, ये कंफर्टेबली बच्चा हमारे पास वॉक कर सकता है ऑन दी, comfortably walk on the, walk comfortably on the sand, but not humans, but not humans, reason, but not the humans, reason कोई बच्चा बताए मुझे? क्योंकि हमारे और कैमल के फीट के अंदर प्रोजेक्टेड एरिया ज्यादा होता सर यस उसका प्रोजेक्टेड एरिया ज्यादा था और हमारा प्रोजेक्टेड एरिया कम है, और हम ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और हमारा पाँव उसमें धंस जाता है और बच्चे हम उसमें से निकल नहीं पाते, या हमें अजीब लगता है। दूसरी चीज बच्चे, दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास कि आपके पास, अगर मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो अभी आप क्लास खत्म होने के बाद घर पे भी कर सकते हो, और वो ये है बच्चा हमारे पास स्टैंडिंग ऑन द सोफा, द स्टैंडिंग ऑन सोफा, द स्टैंडिंग ऑन द सोफा एंड स्लीपिंग ऑन द सोफा, स्लीपिंग ऑन द सोफा क्रिएट्स, आपके पास यहां पर ये क्रिएट्स कर जाता है, इट क्रिएट्स different depression on the sofa, different depression on the, different depression on the, different depression on the sofa। पता लग रहा है ऐसा क्यों हो जाता है? बताओ शाबाश, पता लग रहा है ऐसा क्यों हो जाता है? सरफेस एरिया के कारण। सरफेस एरिया, अगेन बच्चा हमारे पास यहाँ पर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बच्चा हमारे पास इस वजह से क्योंकि हमारे पास वहां पर जो सरफेस एरिया आपके पास जब बढ़ जाता है तो डिप्रेशन कम, क्योंकि प्रेशर आपके पास यहाँ पर कम हो जाता है। नेक्स्ट वन, आप सबको अगर मैं एक चीज बोलूं बच्चे, और वो ये बोल देता हूं मैं आपको यहाँ पर कि अगर मेरे पास यहाँ पर इफ यू वॉक, इफ यू वॉक, अगर आप चलते हो बच्चे ऑन द रोड, ऑन द रोड, इफ यू वॉक ऑन द रोड विद, आपके पास बेयर मतलब कि बेयर फुट, मतलब कि बिल्कुल आपने जूते वगैरह नहीं पहने हुए, बेयर फुट, बेयर फुट, इफ यू वॉक ऑन द रोड बेयर फुट विद पेबल्स। अब पेबल पता है कि बच्चे जड़ी रोड़ी होंगी है, मेरी बात समझ रहे हो? रोड़ी नहीं होंगी कंस्ट्रक्शन की, विद पेबल्स यू फाइंड दिस पेनफुल। अब बताओ क्यों बच्चे यू फाइंड दिस पेनफुल, क्यों? क्योंकि हाँ बोलो बोलो सर क्योंकि जो पेबल था उसका सरफेस एरिया कम है शायद सरफेस एरिया कम, उसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो हमारे लिए बड़ा पेनफुल, बड़ा दुखदाई हो जाता है, और बच्चा हमको वो दुख देता है, हमको बड़ी तकलीफ देता है। नेक्स्ट वन बच्चा आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, देख आपके पास जो पिन्स होती हैं बच्चे, जो वॉल पिन्स होती हैं, वॉल पिन्स जो होती है हमारे पास हैव द शार्प एंड्स, हैव द शार्प एंड्स, उनके बच्चा हमारे पास यहाँ पर शार्प एंड्स होते हैं।
उनके बच्चे हमारे पास यहाँ पर शार्प एंड्स हो जाते हैं बच्चे। बताओ शार्प एंड क्या होते हैं? आपने ऑल पिन देखी होगी बच्चे, आपने ऑल पिन को देखा होगा। आपकी जो ऑल पिन होती है वो Yes, इस sir. तरीके से होती है, ऐसे होती है, या हाँ या ना बच्चे? या Yes, ऑल sir. पिन क्या हमारे पास शार्प एंड्स के होते हैं, और ये ब्रॉड एरिया। इस वजह से क्योंकि जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, यस और नो? रेलवे ट्रैक, अगर हम बात करते हैं बच्चे रेलवे ट्रैक की, तो उसके पास वुडन आपके पास स्लीपर्स होते हैं। पता है आपको बच्चे, वुडन स्लीपर्स होते हैं उनके पास। जो रेलवे ट्रैक Yes, sir. आपके पास होता है, उस रेलवे ट्रैक के आसपास हमारे पास, उसके ठीक नीचे हमारे पास जो है बच्चे वुडन प्लैंक्स होते हैं, उनको वुडन स्लीपर्स भी बोल देते हैं। ऐसे कभी आपने देखा होगा। Yes. ये वुडन आपके पास जो प्लैंक्स या स्लीपर्स होते हैं, इनका एरिया बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो आंसर है, कभी जाकर देखना, बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है। और रीजन क्या? रीजन बच्चा हमारे पास इसके अंदर यही है। अगर आप कभी पठानकोट आओ तो आप देखिएगा बच्चा, हमारे पास की जो रेलवे ट्रैक है फाटक के पास बहुत पुराने, या हमारे पास बहुत बहुत पुराने बच्चे हमारे पास यहाँ पर रेलवे ट्रैक है। और अगर वहां पर कोई वो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं तो थोड़ी दिनों के बाद वो पत्थर वहां से उठने लग जाते हैं। और क्यों उठते हैं? क्योंकि जब ट्रेन वहां से गुजरती है तो ट्रैक का एरिया बहुत पतला है, तो वहां आप बच्चे पतला होगा, मोटा टायर नहीं है ट्रेन का, तो पतला टायर है, तो वहां पर बच्चे हमारे पास ट्रेन पतली पटरी में से गुजरे। सर काली माता मंदिर के बाहर, वहां पे जो है वहां काली माता वहां मंदिर पर के है, बाहर है, वहां पर जो है। जो आपके पास यहाँ पर जो मेन फाटक है मक्खन के ढाबे के पास, वहां पर आप देखो वो निकल जाते हैं पत्थर, वो फिर फिट Yes, कर, वो होना है, वो होता रहेगा, वो कभी नहीं, क्योंकि जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होता है। तो वो जो वुडन प्लैंक है उनका एरिया बड़ा, देखो प्रेशर ट्रांसमिट होता है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रेशर हमेशा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। तो हमारे पास वो जो प्रेशर है उसको वुडन प्लैंक्स पे जब ट्रांसमिट किया जाता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब एरिया हमारे पास वहां पर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है आपके पास, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है? हमारे पास उस केस के अंदर उसका फोर्स का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से वुडन आपके पास वहां पर स्लीपर्स दिए जाते हैं। और ये आप पठानकोट क्या आप कहीं पर भी देख सकते हो, तो ये चीजें आपके पास दी जाती है। ठीक है, अब आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट। आप सबने देखा होगा कि कई जो आपके पास सो कॉल्ड गॉडमैन, साधु या संत बोलते हैं बच्चे, वो कील की बच्चा हमारे पास, जो कील होते हैं ना बच्चे, कील का उन्होंने बिस्तरा बनाया होता है और उस पे वो सो जाते हैं। कील का बिस्तरा होता है, मतलब कि नीचे कीलें लगी होती हैं और वो कंफर्टेबली उसके ऊपर सोए होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती उनको। रीजन, अब यहाँ पर उनको दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसी गॉडमैन को, उस जादूगर को बोलो कि चल तू लेट गया कोई बात नहीं, तू खड़ा होके दिखा इसके ऊपर, क्या वो खड़ा होगा उसके ऊपर? नो सर। अभी नहीं होगा खड़ा। नहीं। रीजन, जब वो लेटता है तो एरिया बढ़ जाता है, और आपके पास ऐसा करने से प्रेशर बच्चा हमारे पास कम हो जाता है। और जब वो खड़ा होगा तो एरिया कम होगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है बच्चा? हमारे पास प्रेशर की क्या आ जाती है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। नाउ अब हम बात करते हैं इसके बाद प्रेशर इन द फ्लूइड्स। अब एक बात बताओ बच्चे, हमारे पास एक चीज को मुझे समझाने की कोशिश करो। जब कोई पर्सन बाइसाइकिल, जो पर्सन बच्चा साइकिल चलाता है, वो बाइसाइकिल की वॉल्व को ओपन करता है, तो अंदर से बाहर क्या निकलती है बच्चे हमारे पास? बताओ शाबाश। हवा। अंदर से हवा निकलती है। क्या वो हवा बच्चा हमारे पास नॉर्मली निकलती है कि बड़ी तेजी से निकलती है? बताओ शाबाश। और जिन बच्चों के पास साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, बैलून तो कभी ना कभी फुलाया होगा, हाँ या ना? बैलून तो कभी फुलाया होगा, हाँ या ना? तो जब बैलून बच्चा हमारे पास, उन बच्चों ने देखा होगा कि बैलून को जैसे आप ओपन करते हो, अंदर से समथिंग बच्चे कम, अंदर से बच्चा हमारे पास कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जो बाहर की तरफ को निकलती है और तेजी से निकलती है। अब यहाँ पर 2 से 3 चीजें हमारे पास। एक बात बताओ बच्चे, अगर मान लिया जाए कि आपको, एक मैं बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं, आप अपने माउथ को ओपन करके, थोड़ा वाइड ओपन करके हवा, और बच्चे थोड़ा क्लोज करके अगर हवा मारते हो, तो कहां पर हवा तेज निकलती है और कहां पर धीरे निकलती है? वाइड ओपन पे आपके पास कम तेज है, और जब आप क्लोज कर देते हो तो हवा उसमें से तेजी से निकलती है।
और ये ऐसा ही केस बच्चे हमारे पास जब कहा जाता है कि आपके पास प्रेशर के अंदर भी आता है, कम एरिया ज्यादा प्रेशर, हम बोलते हैं ना ये ज्यादा प्रेशर से आपने क्या मारी बच्चे, यहाँ पर हवा मारी होता है। जब हम कार की वॉशिंग करवाने के लिए जाते हैं तो जो उन भैया के पास पाइप होती है उसका नोजल पाइप आगे से छोटा होता है कि बड़ा होता है बच्चे? सर छोटा होता है। छोटा होता है, और उससे पानी जो निकलता है वो तेजी से निकलता है आपके पास। आप बोलते बड़ी प्रेशर से पानी मारा, हाँ या ना? बोलते नहीं है कि प्रेशर से पानी मारे, हाँ या ना? तो वो हम बोलते हैं प्रेशर से पानी पड़ा। और ऐसे बच्चा हमारे पास ये डे टू डे लाइफ के अंदर हमें चीजें समझ में आने लगती है, यानी कि पानी के पास भी प्रेशर हो सकता है और एयर के पास भी प्रेशर हो सकता है। अब एयर के पास कैसे प्रेशर है, मैंने आपको बताया बाइसिकल जो है उसके अंदर जब आप हवा भरते हो तो वो हवा एक प्रेशर पे भरी जाती है, और आपके पास जब आप अपने उस पर्टिकुलर टायर के ऊपर हाथ लगाते हो तो आपको लगता है इसके अंदर कुछ भरा हुआ है तो हवा, पर वो हवा अंदर जाकर उस कंटेनर पे क्या एग्जर्ट कर रही है बच्चे? प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रेशर इन दी फ्लूइड, तो हमारे पास यहाँ पर अब आ जाता है द प्रेशर इन दी फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रेशर इन दी फ्लूइड मैकेनिक्स। तो प्रेशर इन दी फ्लूइड मैकेनिक्स हमारे पास दो तरीके से हो सकता है, सोच के देखते हैं बच्चे, फोकस करना। या तो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लूइड आ जाए तो बच्चे आपके पास प्रेशर आता है, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर प्रेशर आता है बच्चे, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर प्रेशर आता है। या किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे हम किसी फ्लूइड के अंदर डाल दे तो प्रेशर आता है। दो चीजें बच्चे हमारे पास, ये आपने ऑब्जर्व की होंगी। फ्लूइड का मतलब हमारे पास लिक्विड और गैसेस दोनों, फोकस करना। हमारे पास अगर मान लिया जाए इस तरीके से आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने फ्लूइड को पूरी तरह से भर के रख दी। इसके अंदर बच्चे हमारे पास अगर हम यहाँ पर फ्लूइड्स को अगर हम यहाँ पर भर के रख देते हैं बच्चे, एक मिनट वेट करिएगा, 2 मिनट। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर से इसको फ्लूइड से पूरा का पूरा भर देते हैं, फ्लूइड का मतलब अभी तो लिक्विड है, लेकिन पॉइंट बच्चे हमारे पास ये भी है क्या, अगर हमारे पास यहाँ पर इसके जगह अगर आप एयर को भी कंसीडर करोगे तो वो भी आपके पास प्रेशर लगाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसके अंदर हम किसी आर्बिट्रेरी शेप के ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड होगा ये हमारे पास इसके ऊपर क्या लगाएगा, आपके पास एक प्रेशर लगाएगा, ये हमारे पास प्रेशर लगाएगा। अब प्रेशर की हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो ये हर तरफ से आपके पास क्या होगा, अप्लाई होगा, तो ये प्रेशर लग गया। एक दूसरा केस भी हो सकता है, और हमारे पास दूसरा केस क्या हो सकता है, अब मेरे पास यही एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फ्लूइड को डाल दिया, तो बताओ क्या होगा। गुब्बारे के अंदर पानी भरने से बच्चे, वो गुब्बारे के अंदर जब मैंने पानी भर दिया तो उसके ऊपर भी क्या लगने लग जाता है, प्रेशर। तो ये प्रेशर हमारे पास दो तरीके से, हाँ सुमेर बोलो। तो सर क्या यही रीजन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का? क्या क्या बोलो बच्चे? तो सर यही रीजन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का? एग्जैक्टली वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रो, आप देखिए उसको हम कौन से क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं, है ना? हाइड्रोलिक स्ट्रेन, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, क्योंकि हाइड्रा मतलब वाटर मतलब लिक्विड एक तरीके से। तो बिल्कुल बच्चे वो प्रेशर एक्सर्ट कर देता है, और वो प्रेशर बच्चा हमारे पास क्या करता है, उसकी वजह से उसका वॉल्यूम टेंड्स टू डिक्रीज होने लग जाता है। अगर आप में से कोई भी पर्सन अंडर वाटर जाता है तो आपके ईयर ड्रम्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपको इसके बारे में पता है? अगर कोई बच्चा स्विमिंग करता है तो उसको इसके बारे में उसको पता है कि जैसे जैसे वो डेप्थ आपके पास इंक्रीज होती जाती है तो वहां पर हमारे पास क्या लगने लग जाता है बच्चे, आपके पास प्रेशर, आपके पास वहां पर प्रेशर क्रिएट होने लग जाता है। तो यहाँ पर भी आपके पास प्रेशर क्या, यहाँ पर भी हमारे पास प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यह हमारे पास यहां पर आ जाता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द प्रेशर, व्हाट इज द फैक्ट, लिक्विड के अंदर या फ्लूइड्स के अंदर बच्चा हमारे पास ये प्रेशर आता कैसे, कैसे किस तरीके से आ जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग।
कि सर ये प्रेशर आता कैसे, ये प्रेशर आता कैसे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर सम फैक्ट्स रिगार्डिंग द कॉज ऑफ द प्रेशर, regarding the cause of the pressure, फोकस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द फ्लूइड्स, हमारे पास फ्लूइड्स के लिए, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ्लूइड आपके पास, इसके अंदर गैसेस भी हैं और मेरे पास लिक्विड्स भी हैं। अब मैं बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, आपको बहुत मजा आएगा। सपोज कि मेरे पास एक ग्रेविटी फ्री जोन है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी फ्री जोन, ग्रेविटी नहीं, और हम यहाँ पर एक कंटेनर लेते हैं, फोकस करना, और इस कंटेनर के अंदर, और टेम्परेचर बहुत डाउन है इस कंटेनर का, बहुत कूल डाउन है, ये आपके पास कूल डाउन आपके पास कंटेनर है, और इसके अंदर मैंने एक मरकरी को रखा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो क्या ये मरकरी की ड्रॉप आपके पास कहीं पे रुकी रहेगी, या फिर ये मरकरी की ड्रॉप बच्चे ऐसे फ्लोट करती रहेगी, बताओ शाबाश। करेगी। और ये कंटेनर का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, ये हमारे पास है। सपोज कि इस मरकरी को मैं क्या कर देता हूँ, बॉईल कर देता हूँ। जैसे मैं इस मरकरी को बॉईल करूंगा, बताओ इसके क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, हाँ या ना। ये अगर मैं इसको यहाँ पर आपके पास क्या कर देता हूँ, वार्म कर देता हूँ, इसको आपके पास गर्म कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इस मरकरी को बॉईल करके इस कंटेनर में डालता, फिर क्या होता, क्या ये आपके पास मरकरी लिक्विड स्टेट में रहती कि ये वेपर स्टेट में आ जाती, तो आंसर है वेपर स्टेट में आ जाती। और वेपर स्टेट के अंदर अगर आ जाती तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते, शाबाश बताओ, इसके मॉलिक्यूल्स आपके पास इस कंटेनर की वॉल्स को क्या कर रहे होते, स्ट्राइक कर रहे होते, यस और नो। हमारे पास ये मरकरी के जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, या हमारे पास स्ट्राइक कर रहे होते किसको, इस वॉल के कंटेनर को। यहां पर हमारे पास मरकरी कौन से स्टेट के अंदर है, शाबाश बता दो, लिक्विड स्टेट में, और इस वजह से ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी यहां पर मेरे पास जीरो है, और इस ग्रेविटी जीरो रीजन के अंदर ये लिक्विड है, ये फ्लोट कर रही है, इसकी इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं है। यहां पर हम बोलेंगे इस मरकरी का, इस कंटेनर पे प्रेशर क्या है बच्चे आपके पास, जीरो, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं। यहां पर हमारे पास प्रेशर क्या आ गया, जीरो। लेकिन अगर ये मरकरी, सुमेर आपको वेट करनी पड़ेगी आर्टिकल खत्म होने की, हमारे पास यहाँ पर जब आपने इस मरकरी को बॉईल कर दिया और ये मरकरी हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर चलेगी। अब ये गैसियस स्टेट के अंदर जब चली जाती है तो ये हमारे पास कोलिजन करती है, ये हमारे पास क्या कर जाती है, कोलिजन कर जाती है। आप में से बच्चों ने केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ लिया कि अभी पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो ही पढ़नी, वहां पर भी आपको ये सेम कॉन्सेप्ट आएगा। हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स जाकर इस दीवार पे टकराते हैं, और टकराने के बाद बच्चे हमारे पास मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, फोर्स लगती है, और उस फोर्स पर यूनिट एरिया कोलिजन से हमारे पास क्या होती है, आपके पास ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, और इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है, इसकी वजह से हमारे पास क्या एक्सर्ट हो जाता है, प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। यानी कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी तो काम करती नहीं, ये अगर कोई बच्चा बोलता है सर करती है, तो फिर तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, फिर तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, मतलब सारी गैसेस अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास होनी चाहिए, इन पे ग्रेविटी कम काम करती है, और इस वजह से गैसियस मॉलिक्यूल्स बच्चे मूव करते रहते हैं, जिस भी चीज से ये टकराकर वापस आते हैं उसको ये मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और क्योंकि ऐसा वो एक एरिया पे कर रही है तो वहां पर वो क्या क्रिएट कर देते हैं, प्रेशर। जब मैंने इस मरकरी को बॉईल किया, अब फोकस करना, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर ग्रेविटी को स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, शाबाश बताओ, जैसे मैं यहाँ पर ग्रेविटी को स्विच ऑन करूंगा यानी कि नॉन जीरो, अब बताओ ये जो मेरे पास मरकरी लिक्विड स्टेट में है, क्या ये अब फ्लोट करती रहेगी कि नीचे आ जाएगी, शाबाश बताओ, क्या ये फ्लोट करती रहेगी कि नीचे आ जाएगी, तो आंसर है कि अब ये नीचे की तरफ को सेटल हो जाएगी, यस और नो, ये नीचे सेटल हो जाएगी, और जैसे ये नीचे सेटल होगी बताओ इसका वेट नीचे लगने लग जाएगा, यस और नो, mg, यानी कि इसका वेट आपके पास इस एरिया पे लगने लग जाएगा, तो अब इसका वेट
फोर्स है, नीचे एरिया, तो अब प्रेशर आएगा, यस। अब आपके पास प्रेशर नॉन जीरो। और गैस मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए बच्चे, तो क्या हो रहा है, क्या गैस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी का कोई असर होता है? वो तो हमारी तरह अड़ियल है, वो अभी भी बेचारे क्या कर रहे हैं बच्चा, हमारे पास इस कंटेनर से टेम्परेचर से फर्क कितना है, ये हमारे पास लो टेम्परेचर पे कंटेनर है और ये मेरे पास हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पर मरकरी लिक्विड स्टेट में है और यहाँ पर मरकरी मेरे पास कौन से स्टेट में है, गैसीय स्टेट में। तो हमारे पास ये टकराते गए, टकराकर बच्चे ये कोलाइड कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स से आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर। यहां पर अब दोबारा से प्रेशर क्या हो गया, नॉन जीरो। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, यानी कि समरी बनाऊं, तो इसकी समरी बताओ मेरे पास क्या आ जाती है, प्रेशर की दो वजह क्या है बताओ। एक बच्चा हमारे पास वजह है ग्रेविटेशन, यस और नो, यस और नो, ग्रेविटेशन। यानी कि लिक्विड्स के केस में ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पास लिक्विड के प्रेशर के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? और दूसरी चीज, अगर हम गैसेस की बात करें तो उसके लिए आप बोलोगे यहां पर उनकी थर्मल, आपके पास थर्मल एनर्जी। अगर टेम्परेचर देने से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं, वो बच्चा आपके पास उनको एनर्जी मिल जाती है, इस एनर्जी से जाकर वो, इस मोमेंटम से जाकर वो दीवार से टकराते हैं, टकराकर बच्चे उसको एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि वो गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर रहना चाहते हैं कि बाहर निकलना चाहते हैं, बताओ शाबाश। ये जो गैस मॉलिक्यूल है जिनको आप हीट कर बाहर रहे निकलना हो, चाहते हैं। लेकिन आपने उनके आगे क्या रख दी, दीवार रख दी, तो वो जाकर बच्चे टकरे मारेंगे कि हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और जब वो टक्कर मारते हैं तो फोर्स एक्सर्ट होती है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया इन गैस मॉलिक्यूल्स का क्या बन जाता है, आपके पास प्रेशर बन जाता है। आई बात समझ में? प्रेशर क्यों एक्सर्ट होता है, क्योंकि जो लिक्विड है उनपे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्सर्ट हो रही है, और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स आप कंटेनर में, क्योंकि अगर ये कंटेनर, ये क्या ये भी लिक्विड, क्या ये भी लिक्विड बच्चे कंटेनर में रहना चाहता है, यस और नो बताओ बच्चे मुझे, क्या ये लिक्विड कंटेनर में रहना चाहता है? ये भी नहीं रहना चाहता। तो इसका मतलब ये लिक्विड चाहता है कि ग्रेविटी मुझे फटाफट नीचे खींच ले, और जब ये नीचे आने की कोशिश करता है तो कंटेनर के जो है बच्चे, कंटेनर की वॉल ने इसको रोक दिया, तो फिर ये लिक्विड इस पे प्रेशर फोर्स लगाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया इस लिक्विड का नीचे प्रेशर आ जाएगा, और वहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, वहां पर बच्चा हमारे पास आ जाता है गैस की थर्मो एनर्जी, जिसकी वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करे। जी बच्चे, सुमित अब आप डाउट पूछ सकते हैं। सर आपने एक चीज लिखवाई थी सर, आपने जो फर्स्ट ग्रेविटी फ्री जोन था उसमें उसमें आपने लिक्विड की जो जिसमें आपने मरकरी लिक्विड ली थी आपने अपने 4G लिखा था सर, उसका क्या मतलब है? क्या लिखा था बच्चे? 4G 4G यहाँ लिखा पर। था। 4G केमिस्ट्री का सिंबल है बच्चे, H। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ये हमारे पास 4G नहीं है, ये हमारे पास Hg है, एंड Hg इज द केमिकल सिंबल ऑफ, मरकरी। दिस इज द केमिकल सिंबल ऑफ द मरकरी। या आपके पास मरकरी का बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, केमिकल सिंबल। तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज हमको समझ में आनी चाहिए, क्या हम जब किसी लिक्विड को देखते हैं या किसी गैस को देखते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से हमारे पास फ्लूइड के अंदर बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेशर। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बच्चा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, इसका मतलब हमारे पास क्या चीज आ गई कि फ्लूइड प्रेशर। अगर हम बात करते हैं कि फ्लूइड प्रेशर आपके पास क्या आ जाता है, ये फ्लूइड प्रेशर को हम बोल देते हैं इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। या तो ये बच्चे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाती है ना, और या फिर ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर उसकी सरफेस पे, दोनों ही केसेस के अंदर हमारे पास लगा देती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसके आपके पास यूनिट्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बच्चा हमारे पास 1 आपके पास पास्कल, 1 पास्कल है आपके पास। और एक और चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, दिस इज 1 इंटू 10⁵ पास्कल। यह हमारे पास इसका आपके पास यूनिट्स। नेक्स्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आज का एक और आ जाता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1,
फोकस करना। द प्रेशर, जो हमारे पास प्रेशर होता है, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड is same in every direction, is same in every direction, is same in every direction, same in every direction, this is same in every direction। लेकिन इसके अंदर भी दो चीजें, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर दो चीजें होंगी, ग्रेविटी फ्री और बच्चे हमारे पास विद द ग्रेविटी, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें। यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चे एवरी डायरेक्शन का मतलब आपके पास एक पॉइंट की होगी, यहां पर हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे पास यहां पर इस तरीके से आपके पास एक बीकर है बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, एक बीकर आ गया। इस बीकर के अंदर हमारे पास एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट को चूज कर लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जितना प्रेशर यहाँ पर है और ये प्रेशर यहाँ पर है, ये प्रेशर आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर हर जगह से प्रेशर आपके पास क्या होगा, ये हर जगह पे प्रेशर को क्या करेगा, सेम प्रोवाइड करेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, इस कॉन्सेप्ट को आपने दिमाग में रखना है। अब इसके बाद बच्चा बोलता है कि सर इसका मतलब लिक्विड कितना प्रेशर लगाता हो, एक लिक्विड किसी डेप्थ के अंदर जाकर हमारे पास कितना प्रेशर लगाता होगा, तो जरा इसको चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, वी हैव द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट अ डेप्थ, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, pressure due to the liquid, pressure due to the liquid at some depth, at some depth, किसी डेप्थ के ऊपर जाकर बच्चे हम किसी लिक्विड की वजह से क्या निकालना चाहते हैं, प्रेशर निकालना चाहते हैं। देखते हैं ये प्रेशर कैसे है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर हम किसी डेप्थ के ऊपर जाकर क्या निकालना चाहते हैं, प्रेशर। देखिए यहाँ पर हम प्रेशर निकालना चाहते हैं, फोकस करना, हम यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर को निकालना चाहते हैं और ये डेप्थ हमारे पास h के बराबर। अब ये प्रेशर कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखते हैं। इधर प्रेशर है और लिक्विड की डेंसिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, रो, kg पर मीटर क्यूब। अब इसका प्रेशर हम कैसे निकालें, मैं आपको बताता हूँ। इसको प्रेशर को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या मान के चलते हैं, हम यहाँ पर एक इमेजिनरी कंटेनर बना लेते हैं, ऐसा एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल कंटेनर बना लेते हैं। और मजेदार चीज क्या है कि ये कंटेनर की जो वॉल्स हैं और कंटेनर का जो कंटेंट है ये इसी लिक्विड का बना हुआ। कौन से लिक्विड का, जिस लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो दीवारें हैं और जो इसके अंदर है वो आपके पास सेम यही लिक्विड है। और हमारे पास यहाँ पर एरिया ए आ गया और ये एरिया मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया। अब इस कंटेनर में भरा क्या हुआ है, ये लिक्विड। अब ये जो लिक्विड है उसका मास इसके अंदर कितने के बराबर होगा, आप बता सकते हो। इस लिक्विड का मास आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज एरिया मल्टीप्लाइड बाई आपके पास हाइट आ गई h मल्टीप्लाइड बाई आ गया रो। ये समझते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझने की फोकस, देखो बेटा फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पर बी पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हैं तो ये प्रेशर अब किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आपके पास इस लिक्विड का वेट इस एरिया पे एक्ट कर रहा है तो आपके पास फोर्स एट पॉइंट बी, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, mg, क्योंकि लिक्विड का इतना पार्ट आपके पास यहाँ पे काम कर रहा है। और m आपके पास किसके बराबर आ गया, AH इंटू रो इंटू जी। तो प्रेशर मेरे पास किसके बराबर होता है, शाबाश बता दो, प्रेशर मेरे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और इस वजह से ये मेरे पास H रो और आपके पास G आ जाए। नाउ दिस इज द प्रेशर। ये प्रेशर आपके पास हाइड्रोस्टैटिक भी है। रीजन, या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्यों है बच्चे बताओ, शाबाश। ये इस वजह से क्योंकि ये इस लिक्विड की वजह से, और लिक्विड अभी रेस्ट के ऊपर है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H रो इंटू जी। H हमारे पास क्या है, इस लिक्विड की डेप्थ है, रो हमारे पास क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी है, और जी हमारे पास यहाँ पर क्या है, शाबाश बता दो,
दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाए। ठीक, अब हम बाकी की चीजें नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आपको असाइनमेंट दी गई है, उस असाइनमेंट को बच्चे आप सॉल्व करिए ताकि हम कल असाइनमेंट डिस्कस कर सकें। अगर असाइनमेंट हमारी टाइमली डिस्कस हो जाती है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से आज आपको जो फॉर्मूला पता लगे हैं, दो है। एक आपके पास जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, या तो फोर्स उस एरिया के नॉर्मल होगी या एरिया हमें प्रोजेक्टेड निकालना पड़ेगा। और दूसरी चीज, हमारे पास जो प्रेशर होता है ड्यू टू सम डेप्थ, इट इज गिवन बाय एच रो जी। सो दिस इज गिवन बाय एच रो जी। चलिए, सो आज के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर।